ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं निशि वशिष्ठ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में देखा था, लास्ट क्लास में हमने मनोविज्ञान के बारे में देखा था। मनोविज्ञान क्या होता है, मनोविज्ञान का अर्थ, मनोविज्ञान का विकास क्रम, मनोविज्ञान कैसे कैसे शताब्दियों में आगे बढ़ता गया और वर्तमान में मनोविज्ञान क्या है, पहले क्या था और आज क्या है, उसकी हमने कुछ डेफिनेशंस देखी थी। अब हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मनोविज्ञान की शाखाओं के बारे में पढ़ेंगे। मनोविज्ञान की शाखा, ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी। हम देख चुके हैं मनोविज्ञान 16वीं शताब्दी से उसके इतिहास के रूप में माना जाता है। 1590 में रुडोल्फ गोएकले ने सबसे पहले साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। 16वीं, 17वीं, 18वीं, 19वीं और 20वीं शताब्दी के बाद आज तक मनोविज्ञान व्यवहार के विज्ञान के रूप में प्रचलित है। उसी क्रम को हमने देखा मनोविज्ञान की शाखा। पहले मनोविज्ञान खुद एक शाखा हुआ करता था दर्शन शास्त्र की, लेकिन धीरे धीरे बहुत सारे लोगों के प्रयत्न से मनोविज्ञान एक स्वतंत्र सब्जेक्ट के रूप में आ गया 1879 में। उसके बाद मनोविज्ञान की शाखाएं विकसित हुई। पहले खुद ये एक ब्रांच थी, अब इसके अंदर ब्रांचेस हैं। तो मनोविज्ञान की शाखाओं को मुख्य रूप से दो पार्ट में डिवाइड किया है। दो प्रकार मुख्य बताए हैं। मुख्यतः दो प्रकार, सामान्य और असामान्य। सामान्य मनोविज्ञान और एक है असामान्य मनोविज्ञान। सामान्य मनोविज्ञान वो है जिसमें हम सामान्य बालकों का या सामान्य व्यक्तियों का अध्ययन करते हैं, सामान्य लोगों का अध्ययन करते हैं। जबकि असामान्य मनोविज्ञान में हम जो व्यक्ति, जो बालक असामान्य है, अब नॉर्मल है, जैसे मानसिक रोग से ग्रस्त, तो इसमें असामान्य में किसका अध्ययन किया जाता है? मानसिक रोगों का। मानसिक रोगों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद हमने सामान्य मनोविज्ञान को फिर से दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, और ये दो पार्ट कौन से हैं? सैद्धांतिक मनोविज्ञान और दूसरा है अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान। अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान, अप्लाइड। जैसे कि आप इसके इंग्लिश नाम से समझ सकते हो, अप्लाइड, अप्लाई करना। और अप्लाई करना मतलब क्या होता है? जीवन में उतारना। अप्लाई करना का मतलब जीवन में उपयोगी होना, जीवन में उतारना। तो सैद्धांतिक मनोविज्ञान के अंतर्गत इसकी वो शाखाएं आएंगी जो नियमों पे, सिद्धांतों पर चलती हैं, जो नियमों और सिद्धांतों का प्रतिपादन करती है, पालन करती हैं। नियम व सिद्धांत। जबकि अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान में इसकी उन शाखाओं का हम उल्लेख करेंगे जो हमारे जीवन में उपयोगी हों। कौन सी शाखा है? जो जीवन में उपयोगी हों। सैद्धांतिक में किसकी बात कर रहे थे? नियम और सिद्धांतों का प्रतिपादन करने वाली, नियम और सिद्धांतों पर चलने वाली। जबकि अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान में हम
अप्लाइड बोलते हैं, अप्लाई करने वालों की बात करते हैं, जो आपके जीवन में उपयोगी हो, जो आपके जीवन में उपयोगी हो। अब आगे हम देखते हैं कि सैद्धांतिक मनोविज्ञान में कौन कौन सी शाखाएं आती हैं और अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान में कौन कौन सी शाखाएं आती हैं। आपको सिर्फ इनका नाम ही याद रखना है, पूछा जाएगा तो सिर्फ नाम पूछा जाएगा कि मनोविज्ञान की कौन सी शाखा है या कौन सी शाखा नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं सैद्धांतिक मनोविज्ञान में। सैद्धांतिक मनोविज्ञान में हमारी शाखा जो आती है वो आती है प्रयोगात्मक। प्रयोगात्मक और ये वही प्रयोगात्मक मनोविज्ञान है जो कि आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके थे। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक किसको माना जाता है? विलियम वुंट को, जिन्होंने जर्मनी के लिप्सिंग शहर में 1879 में पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की थी। ये वही प्रयोगात्मक मनोविज्ञान है जिनके बारे में किसने बताया था? वुंट ने। तो ये किसमें आएगा? सैद्धांतिक में, नियमों पर चलती है सैद्धांतिक में। दूसरा है शारीरिक, शारीरिक मनोविज्ञान, और इसके बारे में जो वर्क किया है बताया, वो बताया हार्टले ने, हार्टले। देन नेक्स्ट है बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान जिसको अभी वर्तमान में बाल विकास भी बोलते हैं। बाल मनोविज्ञान या बाल विकास, इसके हम आगे बात करते हैं। किशोर मनोविज्ञान, इसी में है, ये सैद्धांतिक मनोविज्ञान में ही चल रहा है। किशोर मनोविज्ञान के और नाम हैं जिनको मैं चलो नेक्स्ट ले लेते हैं। बाल मनोविज्ञान हो गया, उसके बाद है किशोर मनोविज्ञान। प्रौढ़ मनोविज्ञान, प्रौढ़ मनोविज्ञान भी सैद्धांतिक का ही भाग है। प्रौढ़ मनोविज्ञान। विकासात्मक मनोविज्ञान, जिसके बारे में किसने बताया है? जीन प्याजे ने। विकासात्मक मनोविज्ञान के बारे में किसने बताया है? जीन प्याजे ने। विकासात्मक मनोविज्ञान की बात करते हैं परा मनोविज्ञान। परा मनोविज्ञान, और अगर आप परा मनोविज्ञान को जानते हो तो परा मनोविज्ञान क्या है? परा मनोविज्ञान वो है जो आपके लौकिक से परे है। लौकिक से परे कैसे? देखते हैं। लौकिक से परे कैसे? कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, हम सबकी लाइफ में होता है। आपको कोई सपना आता है, आप सुबह उठते हो, सपने से डर जाते हो, सपने के बारे में सोचते हो, इस सपने का मतलब क्या है, ऐसा क्यों आया, ऐसा तो मेरे साथ 3 दिन पहले हुआ था। या फिर आप जो सपने में देखते हो वो आपके साथ 3 दिन बाद, 4 दिन बाद हो जाता है। या फिर आपके कोई भी परिचित हैं, आपके कोई भी प्रिय लोग हैं, अगर वो किसी विपत्ति में है, किसी समस्या में है, तो आपको रात को सपने में आभास हो जाएगा कि आपके परिचित, आपके प्रियजन किसी समस्या में है, किसी विपत्ति में है। कैसे? परा मनोविज्ञान। और ये सारी जो चीजें हैं जो मैंने बताई है वो ही क्या है? परा मनोविज्ञान, जो लौकिक से परे है। भूत, प्रेत, आत्मा, पुनर्जन्म, ये सब कुछ क्या है? परा मनोविज्ञान। लोग जन्म पुनर्जन्म कैसे ले लेते हैं, इंसान का जन्म लेते हैं, किसका जन्म लेते हैं, रात को सपने क्यों आते हैं,
वो क्यों कोरिलेट होते हैं हमारी जिंदगी से, ये सब कुछ जो है वो है परा मनोविज्ञान, लौकिक से परे। तो ये कुछ शाखाएं हैं जो कि सैद्धांतिक के अंतर्गत हैं। परा मनोविज्ञान के बारे में पूर्ण रूप से आज तक तो कोई कुछ बता नहीं पाया है, लेकिन इस पे जो सबसे ज्यादा वर्क किया वो जेबी राइन ने किया। परा मनोविज्ञान, जे.वी. राइन, जे.वी. राइन ने इस पे काम किया है परा मनोविज्ञान पर। तो हम बात कर रहे थे मनोविज्ञान की शाखा। मनोविज्ञान की शाखा ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी दो प्रकार की हैं, सामान्य और असामान्य। मुख्यतः दो प्रकार की हैं, एक पशु मनोविज्ञान भी आजकल प्रचलन में है नई शाखा के रूप में, बाकी सामान्य और असामान्य। सामान्य में जिसमें नॉर्मल व्यक्तियों का, नॉर्मल बालकों का अध्ययन किया जाता हो। असामान्य में जहां आप मानसिक रोगों का अध्ययन करते हो। सामान्य को फिर से हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, सैद्धांतिक मनोविज्ञान और अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान। सैद्धांतिक मनोविज्ञान वो है जहां हम नियम और सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं, जहां चीजें नियम और सिद्धांतों के आधार पर चलती हैं। जबकि अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान, अप्लाइड साइकोलॉजी, वह शाखा या वे शाखा जो आपके जीवन में उपयोगी हो, जो आपके जीवन में काम आए, वो अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान है। हम बात करते हैं सैद्धांतिक मनोविज्ञान की। सैद्धांतिक मनोविज्ञान के अंतर्गत कुछ शाखाएं हैं जिनका आप नाम याद रख लीजिए। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, शारीरिक मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान, प्रौढ़ मनोविज्ञान, परा मनोविज्ञान। हम बात करते हैं अनुप्रयुक्त, अप्लाइड मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, निदानात्मक मनोविज्ञान, निदानात्मक मनोविज्ञान। निदान क्या है आप आगे इसमें डिटेल में पढ़ोगे। निदान है किसी बीमारी के या किसी समस्या के कारणों को जानना। निदान, निदानात्मक मनोविज्ञान, उपचारात्मक मनोविज्ञान, उपचारात्मक मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, सैन्य मनोविज्ञान। ये हम किस में देख रहे हैं? अप्लाइड में, अनुप्रयुक्त में। व्यक्तित्व मनोविज्ञान, उपभोक्ता मनोविज्ञान, अपराध मनोविज्ञान, खेल मनोविज्ञान, अपराध मनोविज्ञान, उपभोक्ता मनोविज्ञान, व्यक्तित्व मनोविज्ञान। ये सब शाखा किसकी है? मनोविज्ञान की है। कौन सी है? अनुप्रयुक्त है, जो आपके जीवन में उपयोगी हो, जो आपके जीवन में उपयोगी हो। सैद्धांतिक और अप्लाइड, हमने सैद्धांतिक के अंतर्गत आने वाली शाखाओं के नाम भी जाने और अप्लाइड के अंतर्गत आने वाली शाखाओं के नाम भी जाने। इसके बाद हम देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान। मनोविज्ञान की ही शाखा है शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान की ही शाखा है शिक्षा मनोविज्ञान। एजुकेशनल साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान। एजुकेशनल साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान।
सबसे पहले तो हम इन्हें विभक्त करके देखते हैं कि मनोविज्ञान क्या है और शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। मनोविज्ञान आप देख चुके हो, पहले वाली क्लास में हम देख चुके हैं मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार का विज्ञान या व्यवहार का अध्ययन। तो मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार का अध्ययन। देख चुके हैं मनोविज्ञान 20वीं शताब्दी से अभी तक व्यवहार के विज्ञान के रूप में प्रचलित है। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान या व्यवहार का अध्ययन है। जबकि हम बात करते हैं शिक्षा की, हम बात करते हैं शिक्षा की। शिक्षा क्या है, शिक्षा क्या है, शिक्षा शिक्ष धातु से बना है, शिक्ष धातु से, शिक्षा शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, सीखना, जिसका अर्थ क्या होता है, सीखना, शिक्ष धातु से। और इस शिक्ष धातु का अर्थ क्या है, सीखना। और सीखना सार्थक रूप से सीखना, और जब सार्थक रूप से सीखेगा तो व्यक्ति के, बालक के व्यवहार में परिवर्तन होगा, वही शिक्षा है, वही सीखना है। अगर आपके व्यवहार में परिवर्तन होता है जो आपने सीखा है उसके माध्यम से, वो ही सार्थक रूप से शिक्षा कहलाती है। तो सीखने के बाद क्या होगा, व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन। तो आपने जाना मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार का अध्ययन, व्यवहार का अध्ययन। जबकि शिक्षा क्या है, व्यवहार में परिवर्तन। जो व्यक्ति सीख रहा है, जो व्यक्ति सीख रहा है, उस सीखने के माध्यम से अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना, और यही आपकी सार्थक शिक्षण या सार्थक शिक्षा कहलाती है। अगर आप सीखने के बाद अपने जीवन में, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हो तो वही शिक्षा है, वही सीखना है। हमने देखा मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन, शिक्षा व्यवहार में परिवर्तन। अगर हम बात करते हैं दोनों के उभयनिष्ठ बिंदु की, शिक्षा और मनोविज्ञान, शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों के उभयनिष्ठ विषय की या उभयनिष्ठ बिंदु की बात की जाए, उभयनिष्ठ क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में आए। तो आप देखोगे इधर व्यवहार का अध्ययन आ रहा है मनोविज्ञान, और शिक्षा क्या है, व्यवहार में परिवर्तन। अगर दोनों के कॉमन टॉपिक की बात करें, कॉमन सब्जेक्ट की बात करें, कॉमन बिंदु की बात करें, तो हमने पाया कि कॉमन बिंदु कौन सा आया, व्यवहार। व्यवहार मतलब मेन बात आके रुक गई हमारे व्यवहार पर। बात करेंगे हम शिक्षा और मनोविज्ञान में, तो मनोविज्ञान होता है व्यवहार का अध्ययन, शिक्षा होती है व्यवहार में परिवर्तन। कि आप मुझे बताइए, क्या व्यवहार का अध्ययन किए बिना, आपने व्यवहार का अध्ययन नहीं किया किसी बालक में, तो क्या आप उसके व्यवहार में परिवर्तन कर सकते हैं? नहीं, आप उसके व्यवहार में परिवर्तन नहीं कर सकते। आप खुद सोचिए, जब तक हमारी क्लास में बैठने वाले बालक का व्यवहार, हमने उसके बालक के व्यवहार का निरीक्षण नहीं किया, बालक के व्यवहार को नहीं जाना, बालक के व्यवहार का अध्ययन नहीं किया, तो आप उसमें परिमार्जन कैसे कर सकते हैं? हम उसमें परिवर्तन कैसे कर सकते हैं? हम किसी चीज में परिवर्तन तभी कर सकते हैं जब पहले हम उस चीज को जानते हो, और उसको जानने के लिए आपको व्यवहार में बालक के परिवर्तन करने के लिए पहले बालक के व्यवहार का ज्ञान होना चाहिए, पहले बालक के व्यवहार का अध्ययन होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि बालक की प्रवृत्ति कैसी है, इस बालक का व्यवहार कैसा है। जब आप बालक के व्यवहार को जान जाओगे तो ही आप उसमें सकारात्मक रूप से परिवर्तन कर सकते हो और अच्छे प्रकार से परिवर्तन कर सकते हो। बालक की कमियों को देख के उसमें
अच्छा ही ला सकते हो। लेकिन जो ये तुमने कमी ढूंढी है, आपको कमियों का ज्ञान हुआ है, वो किससे हुआ है? व्यवहार के अध्ययन से। पहले आपने बालक के व्यवहार का अध्ययन किया, पहले आपने बालक के व्यवहार को जाना और उसके बाद बालक के व्यवहार में परिमार्जन किया। तो मेन बिंदु कौन सा हो गया? बालक। अगर हम बात करें शिक्षा मनोविज्ञान को क्या कह सकते हैं इसकी डेफिनेशन की, तो देखो, बालक के व्यवहार का अध्ययन करके, बालक के व्यवहार का अध्ययन करके उसके व्यवहार में परिमार्जन लाना ही क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान। किसके माध्यम से आएगा परिमार्जन? शिक्षा के माध्यम से। किसके माध्यम से आएगा? सीखने के माध्यम से। तो डेफिनेशन क्या हुई इसकी? बालक के या व्यक्ति के किसी बालक के व्यवहार का अध्ययन करके, व्यवहार का अध्ययन करके व्यवहार में परिमार्जन करना, व्यवहार में परिमार्जन करना क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान। व्यवहार का अध्ययन मनोविज्ञान, व्यवहार में परिवर्तन शिक्षा। शिक्षा के द्वारा होता है व्यवहार में परिवर्तन। तो किसी बालक के व्यवहार का अध्ययन करके व्यवहार में परिमार्जन या परिवर्तन करना। हम आगे बात करते हैं, ये तो शिक्षा हो गया जो शिक्ष धातु से बना है, इंग्लिश में से बोलते हैं एजुकेशन। उत्पत्ति की बात करते हैं। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति, एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एडुकेटम से हुई है। किससे मानी जाती है? लैटिन भाषा के एडुकेटम। और ये जो एडुकेटम शब्द है, ये किन दो शब्दों से मिलकर बना है? एडुकेटम ई प्लस ड्यूको, ई प्लस ड्यूको। ई क्या होता है? ई होता है आंतरिक। ई का अर्थ क्या है? आंतरिक या अंदर से। ई का अर्थ देखोगे तो अंदर से या आंतरिक। ड्यूको मतलब बाहर निकालना, बाहर निकालना। ई है अंदर से और ड्यूको मतलब बाहर निकालना। तो एजुकेशन को हम परिभाषित कर सकते हैं कि जो आपकी अंतर्निहित योग्यताएं हैं, आपकी अंतर्निहित योग्यताएं हैं, उनको आप शिक्षा के माध्यम से बाहर निकालो, शिक्षा के माध्यम से बाहर निकालो। आप जानते हो, व्यक्ति जब जन्म लेता है तब से व्यक्ति में आंतरिक योग्यताएं होती हैं, अंतर्निहित योग्यताएं होती हैं, लेकिन कोई बालक इंजीनियर बन जाता है और कोई बालक मजदूरी में ही रह जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो शिक्षा से वंचित रह गए। अंदर की योग्यताओं को बाहर तो निकाला, लेकिन किस माध्यम से? अपने व्यवहार में परिवर्तन लाके। और व्यवहार में परिवर्तन कैसे ला सकते हैं? जब आप कुछ सीखोगे, और सीखना क्या है? शिक्षा। तो आप अपनी अंतर्निहित योग्यताओं को बाहर निकालकर व्यवहार में
परिमार्जन करना, व्यवहार में परिमार्जन करना ही क्या है? एजुकेशन। ई प्लस ड्यूको, ई मतलब आंतरिक और ड्यूको मतलब बाहर निकालना, अपनी अंतर्निहित योग्यताओं को बाहर निकालकर व्यवहार में परिमार्जन करना। आगे हम बात करते हैं। अच्छा, ये जो एडुकेटम है, एडुकेटम से एजुकेशन बना, ई प्लस ड्यूको, इसमें दो शब्द और आते हैं, उनसे भी इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। एडुकेयर और एडुसियर। एडुकेयर, एडुसियर। एजुकेशन, एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के एडुकेटम, एडुकेयर और एडुसियर से बना है। हम बात करते हैं एडुकेटम। तो एडुकेटम दो शब्दों से मिलकर बना है, ई प्लस ड्यूको। ई का अर्थ होता है आंतरिक या अंदर की, और ड्यूको मतलब बाहर निकालना, अपनी आंतरिक अंतर्निहित योग्यताओं को बाहर निकालकर अपने व्यवहार में परिमार्जन करना ही क्या है? एजुकेशन। शिक्षण प्रक्रिया, शिक्षण प्रक्रिया जो है उसको द्विमुखी भी माना गया और त्रिमुखी भी माना गया है। अब देखते हैं कि द्विमुखी किसने माना है और उसमें जो दो मुख बताए वो क्या हैं, और त्रिमुखी प्रक्रिया किसने माना है। द्विमुखी प्रक्रिया, एडम्स ने द्विमुखी शिक्षण को, शिक्षण प्रक्रिया को द्विमुखी किसने बताया? एडम्स ने। जबकि जॉन डीवी और रायबर्न ने इसे त्रिमुखी बताया है। जॉन डीवी और रायबर्न ने। एडम्स ने शिक्षण प्रक्रिया को, शिक्षण को द्विमुखी बताया। उसमें उसने एक तरफ शिक्षक को रखा और एक तरफ शिक्षार्थी को रखा। द्विमुखी प्रक्रिया में इसने दो मुख जो बताए हैं वो शिक्षक को और शिक्षार्थी को बताया है। शिक्षक और शिक्षार्थी द्विमुखी प्रक्रिया में। हम बात करते हैं, जॉन डीवी ने शिक्षण प्रक्रिया को त्रिमुखी प्रक्रिया बताया है और उसमें इन्होंने एक और सम्मिलित कर लिया, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। जॉन डीवी ने बताया शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य जो अंत्यक्रिया होती है वो पाठ्यक्रम को लेकर होती है। शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य जो अंत्यक्रिया होती है वो पाठ्यक्रम को लेकर होती है। तो जॉन डीवी ने शिक्षण प्रक्रिया को त्रिमुखी प्रक्रिया बताया है, जबकि एडम्स ने इसे द्विमुखी प्रक्रिया माना है। आपको जनरल वे में अगर आ जाता है कि शिक्षण प्रक्रिया है तो आप आंसर क्या करोगे? आपको आंसर में करना है कि शिक्षण प्रक्रिया त्रिमुखी प्रक्रिया है। शिक्षण प्रक्रिया त्रिमुखी प्रक्रिया है, लेकिन अगर आपको नाम आ जाता है कि एडम्स महोदय के अनुसार शिक्षण प्रक्रिया है, तब आपको करना है द्विमुखी। एडम्स ने क्या बताया? इसको द्विमुखी, जबकि जॉन डीवी ने इसको बताया त्रिमुखी। आपने जाना शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ,
मनोविज्ञान क्या है, शिक्षा क्या है? बालक के व्यवहार का अध्ययन करके उसके व्यवहार में परिमार्जन करना ही क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान। अगर हम शिक्षा मनोविज्ञान की, एजुकेशनल साइकोलॉजी की उत्पत्ति की बात करें तो इसकी उत्पत्ति लगभग 1900 से मानी जाती है, 1900 से। लेकिन उसके बाद इसको 20 साल लग गए स्पष्ट रूप में आने में। स्पष्ट रूप में आने की बात करें तो 1920 से माना जाता है। किस किस के प्रयासों से? थॉर्नडाइक, जड़, टर्मन। उत्पत्ति मानी जाती है 1900 से, लेकिन फिर भी 20 साल का गैप लग गया स्पष्ट स्वरूप में आने पे, 1920। प्रयास किसके रहे? थॉर्नडाइक, जड़, टर्मन। और ये टर्मन वही है जिन्होंने बुद्धिलब्धि का सूत्र दिया है। थॉर्नडाइक, जड़, टर्मन। बालक एक पुस्तक के समान है और प्रत्येक अध्यापक को इस पुस्तक को पढ़ना चाहिए। ये किसने कहा है? बालक या बच्चा एक पुस्तक के समान है, एक खुली पुस्तक के समान है और प्रत्येक अध्यापक को इस पुस्तक को पढ़ना चाहिए। ये रूसो ने कहा है। रूसो क्या कहते हैं? रूसो कहते हैं बालक एक पुस्तक के समान है, बालक एक पुस्तक के समान है। प्रत्येक शिक्षक को इस पुस्तक को पढ़ना चाहिए। यहां जो ये रूसो इस पुस्तक को पढ़ना चाहिए, ये जो बात कही है ये उसी बात की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं कि बालक खुली किताब है, बालक कोरा कागज है। शिक्षक को पहले बालक के व्यवहार के बारे में जानना चाहिए, उस किताब को पढ़ना चाहिए और उसके बाद उसके व्यवहार में परिवर्तन करना चाहिए, उसमें नई नई अच्छी अच्छी चीजों को डालना चाहिए, जो एक शिक्षक का कर्तव्य है। तो रूसो ने क्या कहा? बालक एक पुस्तक के समान है और इस पुस्तक को प्रत्येक शिक्षक को पढ़ना चाहिए। आप पहले के टाइम की बात करोगे तो पहले के टाइम में जो शिक्षा प्रदान की जाती थी, जो शिक्षा प्रदान की जाती थी वो बालक के अनुरूप हुआ करती थी या शिक्षक के अनुरूप? वो बाल केंद्रित न होकर के शिक्षक केंद्रित होती थी। बाल केंद्रित न होकर के क्या होती थी? शिक्षक केंद्रित। बाल केंद्रित क्या है और शिक्षक केंद्रित क्या है? जैसे कि नाम से आपको पता है, शिक्षक केंद्रित शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक ही सर्वे सर्वा हुआ करता था। वहां बच्चों की अभिव्यक्ति नहीं थी, उनको बोलने की स्वतंत्रता नहीं थी। लेकिन आज आप अपने आसपास देखते भी होंगे कि आज टाइम बदला और जो शिक्षा है वो कैसे दी जाने लगी? बाल केंद्रित। और ये किस वजह से हुआ? मनोविज्ञान की देन है। ये जो आज शिक्षा बाल केंद्रित है वो मनोविज्ञान की देन है कि आज शिक्षक सर्वे सर्वा न होके बालक और शिक्षक दोनों ही मुख्य रूप से हैं। बालक को बोलने की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जबकि पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। तो ये किसकी देन है? मनोविज्ञान की।
तो शिक्षा को मनोवैज्ञानिक या मनोविज्ञान दृष्टि से पढ़ाया जाए, यह किसने कहा है? यह भी, इसका भी सूत्रपात रूसो ने किया है। किसने? रूसो ने। शिक्षा मनोविज्ञान दृष्टि से दी जानी चाहिए, मनोविज्ञान दृष्टि से दी जानी चाहिए। या फिर कहिए कि शिक्षा में मनोविज्ञान दृष्टिकोण का सूत्रपात किसने किया? रूसो ने। शिक्षा में मनोविज्ञान दृष्टिकोण का सूत्रपात किया। किसने? रूसो ने। इन्होंने ही बताया है कि जो शिक्षा है वो मनोविज्ञान दृष्टिकोण से देनी चाहिए, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देनी चाहिए। क्यों? आप जानते हो, जिस शिक्षक को मनोविज्ञान का ज्ञान नहीं होगा, क्या वो अपने शिक्षण में सार्थक हो पाएगा? नहीं, वो अपने शिक्षण में सार्थक नहीं हो पाएगा। जिस टीचर को मनोविज्ञान का ज्ञान नहीं होगा, उसे ये भी ज्ञान नहीं होगा कि बच्चों को दंड नहीं देना चाहिए। मनोविज्ञान में ये बिल्कुल निषेध है कि आप बच्चों को दंड दो, क्योंकि अगर आप बच्चों को दंड देके अगर कोई चीज सिखाना चाहते हो तो हो सकता है बच्चा उस दंड की वजह से कुछ चीज सीख भी ले, लेकिन क्या ये स्थायी होगा? लॉन्ग टर्म होगा? बिल्कुल नहीं। ये जो ज्ञान उसके अंदर आप दे रहे हो वो लॉन्ग टर्म नहीं होगा, वो स्थायी नहीं होगा। हो सकता है कुछ टाइम के लिए उसने दंड की वजह से, डर की वजह से वो चीज सीख ली हो, लेकिन वो स्थायी ज्ञान नहीं हो सकता। स्थायी ज्ञान कौन सा होगा? जो आप बिना डर के दे रहे हो, दंड से नहीं, प्यार से दे रहे हो। बच्चे को प्यार से ही समझाया जा सकता है, दंड से नहीं। तो इन चीजों की नॉलेज किसको होनी चाहिए? शिक्षक को। और कैसे आएगी? जब उसको मनोविज्ञान का ज्ञान होगा, और जब मनोविज्ञान का ज्ञान होगा तो उसका पढ़ाया हुआ सार्थक होगा। तो रूसो ने क्या कहा है कि जो शिक्षा है वो कैसे देनी चाहिए? मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देनी चाहिए, मनोवैज्ञानिक तरीके से देनी चाहिए। एक शिक्षक को पढ़ाते समय, शिक्षण प्रक्रिया के समय मनोविज्ञान का पूरा पूरा ज्ञान होना चाहिए। आगे हम इसकी कुछ डेफिनेशंस देखते हैं, परिभाषाएं। परिभाषाएं। स्किनर। स्किनर ने क्या कहा है? स्किनर ने कहा है जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो शिक्षकों की आधारशिला है। जो बात मैंने अभी आपको बताई थी, ये उसी बात को कहता है कि अगर शिक्षक आपको बनना है तो उसके आधारशिला क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान। आपको मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, आपको ज्ञान होना चाहिए बच्चों को आप मनोवैज्ञानिक या मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से कैसे शिक्षा प्रदान करें। स्किनर क्या बोलते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों की तैयारी की आधारशिला है। पील ने क्या कहा है? शिक्षा का विज्ञान ही शिक्षा मनोविज्ञान है। पील क्या कहते हैं? शिक्षा का विज्ञान ही शिक्षा मनोविज्ञान है। शिक्षा का विज्ञान ही शिक्षा मनोविज्ञान है।
क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो कहते हैं कि बालक जन्म से वृद्धावस्था तक, जन्म से वृद्धावस्था तक जो भी कुछ सीखता है, जो भी कुछ अनुभव करता है, उसका वर्णन ही शिक्षा मनोविज्ञान है। क्रो एंड क्रो। बालक के जन्म से वृद्धावस्था तक के सीखने के अनुभवों का वर्णन, सीखने के अनुभवों का वर्णन करना ही क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान। क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक के सीखने के अनुभवों का वर्णन व व्याख्या है। स्किनर ने क्या कहा है? शिक्षकों की तैयारी की आधारशिला है। स्किनर ने एक और डेफिनेशन दी है, मानवीय संबंधों का शैक्षिक परिस्थितियों में, मानवीय संबंधों का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन ही क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान। स्किनर ने क्या कहा? मानवीय संबंधों का या मानवीय व्यवहारों का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन ही शिक्षा मनोविज्ञान है। सीखने व सिखाने की प्रक्रिया, सीखने व सिखाने की प्रक्रिया, सीखने व सिखाने की प्रक्रिया शिक्षा मनोविज्ञान है। यह भी किसने कहा है? स्किनर ने। सीखने व सिखाने से मतलब शिक्षण व अधिगम की प्रक्रिया, शिक्षण व अधिगम की प्रक्रिया। यह भी किसने कहा? स्किनर ने ही। सीखने व सिखाने की प्रक्रिया स्किनर, शिक्षण व अधिगम की प्रक्रिया स्किनर, शिक्षा का विज्ञान पील। एक बार फिर से देखिए डेफिनेशन को। स्किनर ने शिक्षा मनोविज्ञान को क्या कहा है? शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों की तैयारी की आधारशिला है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों की तैयारी की आधारशिला है। पील के अनुसार शिक्षा का विज्ञान ही शिक्षा मनोविज्ञान है। क्या है शिक्षा मनोविज्ञान? शिक्षा का जो विज्ञान है वो ही शिक्षा मनोविज्ञान है। क्रो एंड क्रो। बालक के जन्म से वृद्धावस्था तक के सीखने के अनुभवों का वर्णन और जो व्याख्या करता है वो क्या कौन करता है? शिक्षा मनोविज्ञान। स्किनर मानवीय व्यवहार या संबंध, मानवीय व्यवहार का जो शैक्षिक परिस्थिति होती है, शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन करना शिक्षा मनोविज्ञान है। स्किनर सीखने व सिखाने की प्रक्रिया शिक्षा मनोविज्ञान है। और सीखने व सिखाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? शिक्षण व अधिगम की प्रक्रिया। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं आज की क्लास को। हमने देखा मनोविज्ञान की शाखाएं, ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। मनोविज्ञान की शाखाएं मुख्य रूप से दो हैं, सामान्य और असामान्य। सामान्य मनोविज्ञान में हम सामान्य व्यक्तियों के बारे में जानेंगे, जबकि असामान्य मनोविज्ञान में मानसिक रोगों का अध्ययन किया जाता है।
सामान्य मनोविज्ञान को भी दो भागों में बांट दिया, सैद्धांतिक मनोविज्ञान और अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान। सैद्धांतिक मनोविज्ञान वो है जो नियमों पे आधारित है, नियमों पे चलती है, नियमों का प्रतिपादन करती है, जबकि अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान वो है जो जीवन में उपयोगी होती है, जो हमारे जीवन में काम आए। सैद्धांतिक मनोविज्ञान के अंतर्गत कुछ नाम है, कुछ शाखाएं हैं, वो नाम आपको याद रखने हैं, जैसे प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, शारीरिक मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, किशोर मनोविज्ञान, प्रौढ़ मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान, परा मनोविज्ञान। परा मनोविज्ञान पे जेबी रायन ने काम किया है और परा मनोविज्ञान में आपको बता चुकी हूं, जो भी लौकिक से परे है, भूत प्रेत आत्मा, पुनर्जन्म, सपने, ये सब कुछ परा मनोविज्ञान में आता है। इसके बाद हम देखेंगे अनुप्रयुक्त अप्लाइड साइकोलॉजी के शाखाएं। अप्लाइड साइकोलॉजी में कौन सी शाखाएं आती हैं? शिक्षा मनोविज्ञान, निदानात्मक मनोविज्ञान, उपचारात्मक मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, सैन्य मनोविज्ञान, खेल मनोविज्ञान, अपराध मनोविज्ञान, उपभोक्ता मनोविज्ञान, व्यक्तित्व मनोविज्ञान, परामर्श मनोविज्ञान आदि। परामर्श मनोविज्ञान आदि। फिर हमने मनोविज्ञान की एक शाखा है शिक्षा मनोविज्ञान, उसको लिया, उसके बारे में देखा। शिक्षा जो है, शिक्षा शब्द शिक्ष धातु से बना है और शिक्ष का अर्थ होता है सीखना। और सीखना कब सार्थक है, कब उसे सीखना कहेंगे? जब आपके व्यवहार में परिवर्तन आ जाए। जब आप कोई चीज सीख के अपने व्यवहार में परिवर्तन कर लो, परिमार्जन कर लो, तो वो सार्थक है, वो सीखना कहलाएगा, वो शिक्षा कहलाएगी, अदरवाइज नहीं। तो सीखना शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है सीखना, और सीखना मतलब व्यवहार में परिवर्तन। जबकि मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान आप देख चुके, व्यवहार का अध्ययन। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी बालक के व्यवहार का अध्ययन करके उसके व्यवहार में परिमार्जन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। हमने देखा एजुकेशन, शिक्षा को हम इंग्लिश में बोलते हैं एजुकेशन। एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के एडुकेटम, एडुकेयर, एडुसियर से माना जाता है उत्पत्ति। और ये जो एडुकेटम और ये है, ये दो भागों से मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलकर, ई प्लस ड्यूको। ई का अर्थ होता है अंदर से, आंतरिक, और ड्यूको का अर्थ होता है बाहर निकालना। जो आपकी आंतरिक योग्यताएं हैं, अंतर्निहित योग्यताएं हैं, उनको आप बाहर निकालिए और अपने व्यवहार में परिवर्तन कीजिए। और आप बाहर किस माध्यम से निकाल सकते हो? शिक्षा के माध्यम से। अगर आप शिक्षा से वंचित रह जाते हो तो आपकी अंतर्निहित योग्यताएं होने के बावजूद आप अपने व्यवहार में परिवर्तन नहीं कर सकते हो। तो अंदर से बाहर निकालना, अपनी अंतर्निहित योग्यताओं को बाहर निकाल के व्यवहार में परिवर्तन करना ही एजुकेशन है। एडुकेटम, एडुकेयर, एडुसियर। शिक्षण प्रक्रिया। शिक्षण प्रक्रिया एडम्स ने द्विमुखी बताई है, जॉन डीवी ने त्रिमुखी बताई है। एक और चीज याद रख लीजिए, जॉन डीवी को प्रथम शिक्षाविद माना जाता है। जॉन डीवी को प्रथम शिक्षाविद माना जाता है और इनकी एक पुस्तक है स्कूल एंड सोसाइटी। इनकी बुक का नाम क्या है? इनकी बुक है स्कूल एंड सोसाइटी। स्कूल एंड सोसाइटी, ये किसकी बुक है? जॉन डीवी की। जॉन डीवी को प्रथम शिक्षाविद माना जाता है। तो त्रिमुखी प्रक्रिया में किसे बताया? शिक्षक को, शिक्षार्थी को, और दोनों के बीच में अंत्यक्रिया किसे लेके होती है? पाठ्यक्रम को। जबकि द्विमुखी प्रक्रिया में शिक्षक और शिक्षार्थी है। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति लगभग 1900 से है, लेकिन फिर भी स्पष्ट रूप में आने में इसको 20 साल लग गए, 1920 से। और किसके प्रयासों से आया? थॉर्नडाइक, जर, टर्मन। रूसो ने शिक्षा में मनोविज्ञान दृष्टिकोण का सूत्रपात दिया है। आपको आ जाता है शिक्षा में मनोविज्ञान दृष्टिकोण का सूत्रपात किसने किया? रूसो ने। रूसो ने ही आपको बताया है कि शिक्षा को कैसे पढ़ाया जाए? मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से पढ़ाया जाए। रूसो ने कहा है बालक एक पुस्तक के समान है और प्रत्येक शिक्षक को आवश्यक है कि, जरूरी है कि वह इस पुस्तक को पढ़े।
कुछ डेफिनेशंस थी शिक्षा मनोविज्ञान की। स्किनर, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों की तैयारी की आधारशिला है। पील, शिक्षा का विज्ञान ही शिक्षा मनोविज्ञान है। क्रो एंड क्रो, बालक के जन्म से वृद्धावस्था तक के सीखने के अनुभवों का वर्णन व व्याख्या करता है। स्किनर, मानवीय व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन, मानवीय व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन। स्किनर, सीखने व सिखाने की प्रक्रिया, शिक्षण व अधिगम की प्रक्रिया। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।